बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स देखा था और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ी थी। कंज्यूमर थ्योरी, सप्लाई थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी और 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, लेकिन वो सब फॉर्मूला बेस्ड थी। ठीक है, फाइनेंस का जो टॉपिक है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो हमें परसीव करनी है, ताकि जब बाद में हम डिटेल्स में टॉपिक्स पढ़ें तो वो सब लिंक हो सकें। सही है। उनमें सबसे पहली टर्म आती है आपके पास एसेट्स। एसेट्स होते हैं वो रिसोर्सेज जो कोई कंपनी ओन करे, रिगार्डलेस कि उस पे लोन है या नहीं। फॉर एग्जांपल, कोई इक्विपमेंट है, आपके पास मशीनरी है, टूल्स हैं, तो वो कंपनी के अंडर में आएंगे, यानी कंपनी के रिसोर्सेज हैं जो कंपनी ओन कर रही है। हो सकता है वो लोन से लिए गए हों, लोन पर हों, लेकिन वो एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज क्या है? वो चीज़ जिसका लोन मुझे देना है, जो मतलब एनीथिंग दैट हैज़ टू बी पेड, ठीक है, इन टर्म ऑफ लोन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? लाइबिलिटीज। ठीक है। इक्विटी क्या है? इक्विटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज निकाल दूं, यानी लोन निकाल दूं, यानी जो चीज़ मतलब मेरी ओनरशिप में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई स्टार्टअप लिया, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में जो मेरा शेयर होगा तो वो मेरी इक्विटी में इंक्लूड होगा। ठीक है। और जो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टार्टअप लिया, एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ। स्टार्टअप, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो कंपनी के लोन पर है, तो वो ऑल दो वो जो बिजनेस है वो मेरा एसेट है, लेकिन वो लाइबिलिटीज में इंक्लूड होगा और वो कहते हैं, इस तरह की लाइबिलिटीज को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी मशीनरी यूज कर रहा हूँ अपनी कंपनी में जो कि लोन पर है, तो वो ऑल दो मेरी एसेट है, ठीक है, लेकिन क्या है? उस पर लाइबिलिटी है। ठीक है। इक्विटी जब होगा जब उसमें से अपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो जो बचेगा वो बस इक्विटी होगा वो। ठीक है। तो अब ये एसेट्स हैं, एसेट्स में लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जैसे मैंने बताया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस लोन पर है, तो आप उसका लोन पे कर रहे हो आप ईयरली या मंथली, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में इंक्लूड होगा। सही है। इस तरह बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम स्लाइड से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिक चीज़ें हैं कि इंजीनियर्स को क्यों फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए। तो क्या हम प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, इसकी हमें कॉस्टिंग करनी होती है, इसमें आरओआर हमें निकालना होता है, आरओआई निकालना होता है, पे बैक देखना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है। अच्छा, इक्वेशंस जैसे मैंने बताया था। हाँ, सबसे पहले तो आपके एसेट्स की अगर हम देखें इक्वेशन, तो एसेट क्या है? जिसपे कोई ऐसी चीज़ जो लोन पर हो और उसमें मेरी इक्विटी भी इंक्लूड है, यानी लाइबिलिटीज प्लस प्लस इक्विटी। ठीक है, यानी मैंने कोई मोबाइल लिया है, उस पर लोन लगा हुआ है, ऑल दो अब जाहिर से पता है, हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसमें कितनी इक्विटी मेरी है, कितना मुझे पे बैक, मतलब कितना मुझे पे करना है उस पर, यानी मैंने कितनी कॉस्ट अभी पे करनी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं, लाइबिलिटीज देखी जाती है, लाइबिलिटीज कितनी है उस पर, तो इससे रेशियोज कंप्यूट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये है कि एसेट का ये है कि जो लाइबिलिटीज हैं उनमें मैं क्या इंक्लूड कर दूं? अपनी इक्विटी। सही है, यानी अपनी ओनरशिप। इक्विटी क्या होगा? सिंपल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, मैंने एक घर लिया, उसकी वैल्यू ये है, अब उस पर जो लाइबिलिटीज है वो ये अप्लाई हो रही है, तो अब मैं कैसे ये निकालूंगा इक्विटी? इसकी वैल्यू ये है, तो मैं सिंपल अपने ये देखा जाए तो ये मेरे एसेट है। क्या है? मेरा एसेट। इसको माइनस करवा दूंगा लाइबिलिटीज के साथ, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? इक्विटी। सही है। कुछ चीज़ें इसमें इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं, वही टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, हम इससे प्रॉफिट देख रहे होते हैं बेसिकली। तो इनकम स्टेटमेंट हम चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना प्रॉफिट हुआ हमें। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन अभी हमारी क्या है एट द पर्टिकुलर टाइम। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब सिंपल ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अब बैलेंस किस तरह करने। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी मेरी इंक्रीज हो गई, यानी फॉर एग्जाम्पल इक्विटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मेरे पास शेयर्स बढ़ गए, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ गया। अब क्या करना है? अब मुझे बैलेंस शीट के लिए दोनों साइड को क्या रखना है? इक्वल रखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो
शेयर्स मेरे पास हैं उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मार्केट में, सेल कर देता हूँ। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फाइनल पब्लिक ऑफरिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहा जाता है। सही है। तो क्या होता है, इससे इक्विटी जो इंक्रीज हुई होती है वो बैलेंस हो जाती है और आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं, जो आपके एसेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। कभी कभार ये होता है इक्विटी कम हो गई, इक्विटी जब आपकी कम हो गई तो फिर आप क्या करते हो, जो शेयर्स आपने मार्केट में भेजे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, वो आप दोबारा से क्या करते हो, बाय बैक करते हो। सही है, दोबारा से परचेज करते हो उनको। तो ये देखा जाता है बैलेंस में। ठीक है। अब ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, हो गया कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज कितने हुए आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कितना कैश आपका किया, कितने आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ, कैश इनफ्लोज, कितने लोन आपको देना है, ये आपका आउटफ्लोज में आ जाएंगे, रेंट देना है आपको, लेट्स सपोज। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, रेवेन्यू, रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं हम। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसमें कितनी कॉस्ट मेरी लग रही है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जिसमें कुछ लोन के साथ, टैक्स के साथ जो मुझे प्रॉफिट हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही है मेरे पास। ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये है कि आपके पास ऑपरेटिंग इनकम इस तरह भी होती है कि लेट्स सपोज कोई आउटलेट मैंने खोला है, अब उसमें मैंने एक क्या किया कि छोटे छोटे स्टॉल लगा लिए, तो वहाँ से इनकम जो आ रही है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी, यानी जो कि परमानेंट नहीं है मेरी इनकम, लेकिन मैंने इस फॉर एग्जाम्पल मेरा आउटलेट नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँ, मेरी इनकम वहाँ से आ रही है जो मैंने स्टॉल लगाए हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास फॉर एग्जांपल डेली का जो आपके पास मटेरियल यूज़ हो रहा है, रॉ मटेरियल आपका जो यूज़ हो रहा है, आपके पास लेबर की आपके पास कॉस्ट लग रही है, यानी लेबर फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल आपके पास फ्यूल कॉस्ट लग रही है, ये सब आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। टैक्स, इंटरेस्ट, ये तो पता ही है आप सबको, नेट इनकम। ठीक है। अच्छा, एसेट्स क्या है, कैश, जो कैश आपके पास अब करंटली मौजूद है। रिसीवेबल्स में वो आता है जो आपको कैश अभी आना है, यानी रिसीव नहीं हुआ अभी आपको, किसी ने आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा, उसने अभी आपको पे नहीं किया। ठीक है। जो आपको बाद में रिसीव होना है, लेकिन अभी करंटली पेड नहीं है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में वही चीज़ आ जाएंगी आपके पास, रॉ मटेरियल्स, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं आपके पास डेली बेसिस पे, लेट्स सपोज, या मंथली बेसिस पे, वो आपकी इन्वेंट्रीज हैं। इक्विपमेंट्स, उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं। अच्छा, ये इन्वेंट्री आपकी हो सकता है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकती है, जो प्रोडक्ट आपका इन प्रोग्रेस चल रहा है, या फिनिश प्रोडक्ट भी होगी आपके पास। इक्विपमेंट्स में वो इक्विपमेंट्स जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, सब चीज़ आ जाएंगी। टोटल एसेट्स आ गया, लाइबिलिटीज, इक्विटी, अकाउंटेबल, पेएबल जो अभी पे होने हैं आपको। ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म लोन कितना लिया हुआ आपने, इक्विटी, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। सही है। ये वही चीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, ये सब पॉजिटिव में होती हैं आपके। इन्वेस्टिंग क्या क्या आप बाय करो, सेल करो, ये सब हम नेगेटिव में शो करते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बोरिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव में होती है सारी वैल्यूज, आपके पास कैश फ्लोज में, इनको हम पॉजिटिव पॉजिटिव से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमेशा आपके, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बाय सेलिंग एसेट्स कर रहे होते हो, तो ये आपके नेगेटिव ही रहता है, इसको हम बैलेंस शीट में नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेट इनकम हमें पर पॉजिटिव में आती है। सही है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास लिक्विडिटी क्या होता है कि मैं अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कितनी जल्दी पूरा कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो कैसे निकालूंगा, वो हम इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जो चीज़ फ्लो हो रही हो, कि मैं अपने जो शॉर्ट, यानी कितनी जल्दी मैं अपने एसेट्स को कैश में चेंज करवा सकता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है। अगर मैं अपने करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करवा दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी लिक्विडिटी कितनी है। ठीक है। सही हो गया। इसके फॉर्मूले अगर हम अभी आगे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। इस तरह करंट रेशियो होता है, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म में मैं अपने जो पे हैं, जो ड्यूज हैं, वो कितनी जल्दी क्लियर कर सकता हूँ। सही है। डेप्ट रेशियो में ये है कि रिस्क असेसमेंट की जाती है कि अभी मेरे पास जो करंट, यानी लेवरेज में ये देखा जाता है कि हम अभी वक्त जो करंट एसेट्स हैं, उनमें कितनी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ लोन पे हैं। इससे हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, यानी इसमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी आता है कि कितनी चीज़ें मेरी अपनी और कितनी चीज़ें लोन पे। ठीक है। इसमें इस तरह प्रॉफिट में नेट मार्जिन, रेट ऑफ इक्विटी, ये सब चीज़ें हम निकालते हैं। सही हो गया, ये चीज़ें। अब अगर आप और ये इसके फॉर्मूलाज हो गया, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये अगर 2 आ जाए, इसका मतलब कि $1 पे, फॉर एग्जांपल इसका, यानी करंट लाइबिलिटीज लेट्स सपोज 1 है, $1 है, तो इसका मतलब जो करंट रेशियो
टू यानी 1 से ग्रेटर का मतलब ये है कि मैं बहुत जल्दी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे कर सकता हूँ। ठीक है, यानी इसको बोला जाता है कि फाइनेंशियली हम स्टेबल हैं। सही। डेप्ट रेशियो में देखा जाता है, डेप्ट रेशियो में कितना परसेंट, ये परसेंट फॉर्म में होता है कि कितना परसेंट मेरे पास डेप्ट पे चीजें चल रही है, लेकिन लोन पे चीजें चल रही है। यानी 65, अगर 0.65 आंसर आ रहा है, इसके बाद इसका मतलब ये है कि 65% जो मेरे पास एसेट्स हैं वो सारे लोन पे हैं। इसी तरह हम आरओई निकालते हैं कि कितने परसेंट प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये चीजें देखी जाती हैं। आगे आएंगी ये चीजें तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे इनको। सही है, तो अब दूसरे स्लाइड पे आते हैं। अब ये देख लेते हैं। अब रेशियो वही मैंने बताया था कि जैसे करंट रेशियो वगैरह होता है, इससे हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हम कितने प्रॉफिट में हैं, कितने हम हमारे एसेट्स जो हैं वो हमारी इक्विटी हैं, कितने परसेंट हमें हमारी जो कंपनी लोन पे चल रही है, ये सब चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं इसकी। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब लिक्विडिटी में से बताया था एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, यानी कितना जो कंपनी है वो कितनी स्टेबल है, इससे हम अंदाजा लगाते हैं। इसमें होता है लेवरेज में हम देखते हैं कि कितने आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डेप्ट इंक्लूड हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट आपका लोन है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसमें हम डेप्ट रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो यूज करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में हम देखते हैं कि कितना परसेंट में प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। इसमें नेट मार्जिन, रिटर्न और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। सही हो गया। अच्छा, फॉर्मूला देख लेते हैं करंट रेशियो का, बहुत आसान है। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो 3.52 का मतलब ये है कि हर डॉलर पे मैं 3 यानी समझ लें कि कंपनी बहुत जल्दी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट कर सकती है। ठीक है, यानी हाई लिक्विडिटी है, यानी स्टेबल है कंपनी। सही है। अच्छा, क्विक रेशियो से भी वही दो तरीके हैं लिक्विडिटी रेशियो चेक करने के। एक तो करंट रेशियो यानी करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, कि अभी मेरे पास कितनी चीज़ इन्वेंट्री। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री है ये आपकी होर्डिंग में भी चेंज हो जाती है। कभी बार कोई स्टॉक ऐसा होता है जो हम इसकी होर्डिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमजान के बाद ईद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से आ जाती हैं मार्केट में, जो पहले नहीं मिल रही होती। वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को देखते हुए वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ हमारा रेवेन्यू सही जनरेट होगा, यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, तो क्या करते हैं इसको, उसकी होर्डिंग कर देते हैं और सही टाइम पे इसको आउट करते हैं। सही, तो वो आपकी ये इन्वेंट्री आपकी होर्डिंग में भी चेंज हो जाती है। सही है, यानी अभी करंट एसेट्स में से अगर मैं अपने इन्वेंट्री माइनस कर दूं और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज कर दूं, या जो करंट एसेट्स में लोन चीज़ है, लेकिन जो मेरी इन्वेंट्री में चीज़ें मौजूद हैं वो माइनस करके डिवाइड बाय कर दूं करंट लायबिलिटीज, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे लिक्विडिटी रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, सही। अच्छा, इससे क्या होगा, यानी मैं माइनस क्यों करवा रहा हूँ, ताकि मैं लिक्विडिटी से ये अंदाजा लगा सकूँ कि मैं अपनी इन्वेंट्री को अभी नहीं काउंट कर रहा। इसलिए अपने करंट एसेट्स में जो मेरी अपनी इन्वेंट्रीज हैं उनको माइनस करके देखते हैं कि हम कितने स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है और इससे ज़्यादा अच्छी आपको लिक्विडिटी पता चल सकती है। सही है। अच्छा, डेप्ट रेशियो क्या है, टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। यानी इसका मतलब ये है कि अगर देखिए टोटल लायबिलिटीज आपकी न्यूमरेटर में आ गई है, इसका मतलब ये डेप्ट रेशियो से अगर ये ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये पता चल जाएगा मुझे, फॉर एग्जाम्पल 0.65 आंसर आया, इसका मतलब मेरे टोटल एसेट्स जो हैं वो कम है। यानी 65% जो चीज़ें हैं वो मेरी डेप्ट पे चल रही हैं, लोन पे चल रही हैं, हाई लेवरेज है, नुकसान हो रहा है, यानी ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है, अब डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में देखते हैं। अब यहाँ पर जो मैं पर डॉलर की बात कर रहा था वो यहाँ फिट होगी। असल में मैं पहले इसको करंट रेशियो पे अप्लाई कर रहा था, लेकिन वो उसके लिए था नहीं, तो वहाँ बहुत ईजी है। करंट रेशियो में आपको सिंपल ये देखना है कि अगर 3.52 है, अगर 1 से ग्रेटर रहना है, सिंपल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 से ग्रेटर देन अगर आपके पास है करंट रेशियो, इसका मतलब कि आपके पास क्या है, हाई लिक्विडिटी है और आप अभी स्टेबल हो। ये देखते हैं पर डॉलर वाली जो आपके पास जो केस है वो उसमें होता है कि हम हर पर डॉलर में देखते हैं कि 0.86 यानी 1.86 का मतलब ये है कि 0.86 जो है मेरे पास जो इन्वेंट्री है, यानी 86% की जो यानी 0.86 टाइम्स मेरी इन्वेंट्री जो है वो डेप पे चल रही है, यानी 1.86 इन डेप फॉर एवरी $1 इन हाई इन इक्विटी।
यानी मेरी पर डॉलर की इक्विटी में 0.86 जो है उसमें डेप लगा हुआ है, ठीक है, यानी हायर फाइनेंशियल रिस्क है, यानी हर $1 की इक्विटी पे मुझे 1.86 का क्या देना है, लोन देना है, सही है। अच्छा, अब जल्दी ये चीज़ें देख लेते हैं। अब ये तो समझ आ गया होगा। नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, प्रॉफिट हमें कितना होगा, तो 24% ऑफ एवरी डॉलर इन रेवेन्यू इन प्रॉफिट, जितना परसेंट आपका प्रॉफिट होगा तो नेट इनकम से आप डिवाइड करा दें रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100, सही है। तो एवरी डॉलर पे 24% मुझे क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100, ये मल्टीप्लाई 100 डिनोमिनेटर में नहीं है, वैसे ही है, सही है। आर नेट इनकम डिवाइड बाई इक्विटी, तो आर के निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, 24% का मतलब है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है मेरा वो 24% है, यानी बहुत ज़्यादा है। रेट ऑफ रिटर्न आप लोगों ने सीपी वगैरह में निकाला होगा असाइनमेंट में कि रेट ऑफ रिटर्न मुझे कितना होगा अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सही है। तो ये अच्छा, ये समरी आ गई फॉर्मूलाज की। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो के लिए हमने करा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। और ये दोनों आपकी लिक्विडिटी में आएंगे, ये दो फॉर्मूला आपकी लिक्विडिटी के हैं, सही है। टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स डेब्ट रेशियो बताएगा, टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी, इक्विटी इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी, ये भी आपको, यानी करंट रेशियो के भी दो फॉर्मूलाज हैं, यानी आपके लिक्विडिटी के भी दो फॉर्मूलाज हैं, और आपके पास देखा जाए तो लेवरेज के भी दो फॉर्मूलाज हैं। पहला क्या है आपके पास, करंट रेशियो का पहला फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो है वो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला हमें याद करना है, या गिवन नहीं होगा ये। डेब्ट रेशियो क्या है, टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय इक्विटी, ये आपके पास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा। ये देखा जाता है फॉर्मूले में, सवाल में क्या गिवन है उस हिसाब से हमें काम करना होगा। नेट मार्जिन, नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ये रिटर्न टू शेयर होल्डर में, रिटर्न टू शेयर होल्डर में ये चीज देख रहे होते हैं कि हम कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें शेयर होल्डर से कितना परसेंट चांस है कि वो रिटर्न हो जाए, इसमें और नेट मार्जिन में फर्क है, सही, ठीक है। यानी जो चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका कितना परसेंट चांस है कि मुझे वो रिटर्न हो जाए, तो 24%, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, सही है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल वही काम करना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज गिवन है, तो आप यहाँ से आप करंट रेशियो निकालना है, सिंपल आपका फॉर्मूला होगा। अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ रही होगी, सिंपल रिविजन होगा इससे आपका, ग्रेटर देन 1 वैल्यू आ रही होगी इसका मतलब आपके पास जो लिक्विडिटी वो हाई है, यानी कंपनी अभी स्टेबल हुई भी है, ठीक है, यानी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशन है बहुत ईजिली पे कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज गिवन है आपके पास, तो आप यहाँ से डेब्ट रेशियो निकालने, टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल लायबिलिटीज। एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय टोटल लायबिलिटीज, तो ये आपका डेब्ट रेशियो बता देगा कि आपके पास कितना परसेंट आपकी चीजें जो इन्वेंट्रीज जो है वो आपके डेब्ट पे हैं, सही है, ये आपका पता चल जाएगा। तीसरे में क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू, अच्छा इक्विटी, ये आपको अच्छा नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू करने पे आपको प्रॉफिट पता चलेगा। आरओई निकालने के लिए हमें देखना होगा कि अगर मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो शेयर होल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा, यानी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न होगा उसकी इन्वेस्टमेंट पे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी। अगर यहाँ रेवेन्यू होता तो मुझे क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता, सही है। अच्छा, रेवेन्यू इज दिस एंड नेट इनकम इज दिस, तो इससे नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, सही है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कितना प्रॉफिट मुझे हो रहा होगा, सही है। यहाँ हमने इसका देखा था फॉर्मूला कि हर डॉलर पे कितना रेवेन्यू मुझे एज अ प्रॉफिट मिल रहा होगा, सही, तो यहाँ से पता चल जाएगा। ये भी परसेंटेज फॉर्म में आएगा, ये भी आपका परसेंटेज फॉर्म में आएगा, ये आपकी वैल्यू आ रही होगी, सही, ये आपकी जो वैल्यू होगी डेप रेशो की, ये आपकी हमने यहाँ पढ़ा था डेप रेशो, ये रहा, सही, ये आपकी भी परसेंटेज फॉर्म में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ये परसेंटेज में कन्वर्ट
ना भी करें तब भी वो पता चल जाएगा। अगर 0.65 आ रही है इसका मतलब 65% जो आपके एसेट्स जो हैं वो लोन पे हैं। ये भी आपके परसेंटेज में आएगा चीज़ से। सही है। उसके बाद आखिरी आपके पास ये है कि सिंपल इसमें क्विक एसेट्स यानी आपके एसेट्स एसेट्स माइनस इन्वेंटरी। तो क्विक रेशियो में हमने क्या निकाला था? ये भी वही तरीका आपके पास निकालने का। आपको अगर क्विक रेशियो से भी आपको लेवरेज पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी चीज़ें जो आपके हैं इन्वेंटरी में से, वो कितने एसेट्स जो हैं आपके वो लोन पे हैं और कितनी चीज़ें आपकी इक्विटी में। यानी इससे पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी कितने यानी किस कंडीशन में है, किस फाइनेंशियल कंडीशन में आपकी कंपनी है। यानी फाइनेंशियल स्टेट क्या है कंपनी की, इससे पता चल जाएगा। सही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व कर लीजिएगा। और सिर्फ तो कुछ भी नहीं है, सॉल्व करके तो डायरेक्ट आपको चीज़ें बताएं, बस आपको आंसर को इंटरप्रेटेड करना आना चाहिए, बाकी तो चीज़ें आसान ही है इसमें। तो असल चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना कि प्रॉफिट रेशो का क्या मतलब है, आरयू का क्या मतलब है, डेप्ट रेशो का क्या मतलब है, कब अप्लाई होता है, क्या चीज़ पता चलती है इससे। सही, करंट रेशो से क्या पता चलता है, हाई लिक्विडिटी क्या मतलब है, इन सब चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना फॉर्मूला तो याद हो ही जाता है और चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ न्यूमेरिकल बेस नहीं है, चीज़ें जो हैं वो इसमें समझने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।